पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्शन हीटिंग, प्रेरण तापन। प्रेरण तापन एक ऐसी विधि होती है जिसमें ट्रांसफार्मर एक्शन का सिद्धांत काम में लेकर किसी भी वर्क पीस को हीट किया जाता है। जिस भी धातु को हीट किया जाता है उस पर एक वर्क कॉइल के थ्रू जो ऑल्टरनेटिंग धारा है, एसी धारा है, वह पहुंचाई जाती है। वह एज ट्रांसफार्मर कार्य करता है। और जैसा कि हमें पता है कि जो एक क्लोज्ड पाथ होता है अर्थात एक बंद परिपथ होता है, उसमें जैसे ही यह एसी फ्लो करती है तो भंवर धारा अर्थात एडी करंट्स उत्पन्न होते हैं। उन एडी करंट्स के कारण जो वर्क कॉइल है वह हीट हो जाता है। उस वर्क पीस को हीट करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं बनाया जाता है, अर्थात ये होता है वर्क पीस और ये जो होता है कॉइल, इसमें प्रवाहित धारा के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और जो एडी करंट्स उत्पन्न होते हैं उसकी ऊष्मा से वर्क पीस जो है वह हीट हो जाता है। इसका जो टाइम पीरियड रहता है वह केवल कुछ मिनटों का रहता है। तो जो काम किसी अन्य तापन से कई घंटों में हो सकता था वह इस प्रकार के तापन से कुछ मिनटों में ही हो जाता है। ये होती है इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग में जो इनपुट हमने दिया उसका एक साइड कहलाएगा प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर और जो सेकेंड साइड है वह कहलाएगा सेकेंडरी या द्वितीय कुंडली ट्रांसफार्मर की। तो प्राइमरी साइड में इनपुट दिया, सेकेंडरी साइड जो है वह शॉर्ट सर्किटेड की तरह बिहेव करता है। जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है एक क्लोज्ड पाथ के कारण एडी करंट धारा या भंवर धारा को केवल सरफेस पर ही प्रवाहित करती है। सरफेस पर प्रवाहित करने के कारण इस प्रकार के प्रभाव को स्किन इफेक्ट भी कहा जाता है। जितनी भी धारा इंड्यूस होती है अर्थात इस इनपुट के कारण जितनी भी ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होती है वो फ्लक्स परिवर्तन के कारण होती है। उस ईएमएफ को कहा जाता है E = -d∅/dt इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंडक्शन हीटिंग में ये एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जो मेटल्स हैं उनकी बॉन्डिंग की जाती है, उनकी हार्डनिंग अर्थात उनका कठोरीकरण ऐसे ही सॉफ्टनिंग की जाती है, उनको पिघलाया जाता है। नॉन कॉन्टैक्ट हीटिंग प्रोसेस है, किसी प्रकार का कॉन्टैक्ट नहीं बनाया जाता उस वर्क मेटल के पीस के साथ। ऐसे ही जो उच्च आवृत्ति की इलेक्ट्रिसिटी है उसको यूज़ किया जाता है मटेरियल्स को हीट करने के लिए। जो ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट दिया उससे जो ट्रांसफार्मर एक्शन है उससे वर्क कॉइल हीट किया जाता है, ये होता है इसका सिद्धांत। तो जो भंवर धारा या एडी करंट्स होते हैं केवल इसके सरफेस पर फ्लो करते हैं। आरएफ पावर सप्लाई से जो एसी करंट है वह फ्लो होता है ट्रांसफार्मर प्राइमरी से ट्रांसफार्मर सेकेंडरी तक यह पहुंचता है। मध्य में होता है इसके वर्क पीस जिस पे वर्क कॉइल जो है उसको लगाया जाता है। इन एडी करंट्स की धाराओं के द्वारा ही जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे वर्क पीस जो है वह हीट हो जाता है। इसकी एडवांटेजेस रहती हैं, इसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है, इसका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी रहती है। ऐसे ही इसकी फिक्सचर की लाइफ अर्थात इसके द्वारा जो मटेरियल की हीटिंग की गई या उसको पिघलाया गया उससे जो फिक्सचर बनाया उसकी लाइफ अधिक रहती है। ऐसे एनवायरमेंटली साउंड टेक्निक है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है एनवायरनमेंट को और इसमें जो एनर्जी कंजम्पशन है वह कम होता है। इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, एक तो स्टील सरफेस का कठोरीकरण या हार्डनिंग। जो सतह होती है स्टील की उसको हार्डन करने के लिए, उसको कठोर बनाने के लिए क्वेंचिंग प्रोसेस में इसको यूज़ लिया जाता है। ऐसे अनीलिंग ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज, जो तांबा और पीतल होता है उसमें जब उसके सरफेस जो है उसका खुरदरा होना आवश्यक होता है तभी उस पर स्पिनिंग या रोलिंग की जा सकती है। तो उसको खुरदरा बनाने के लिए भी अगर अन्य तकनीकें यूज़ करें हीटिंग के लिए तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, जबकि प्रेरण तापन से यह केवल कुछ मिनटों में ही हो जाता है। ऐसे ही ब्रेजिंग, जब दो पदार्थों को जोड़ना है तो उस समय जो धातुएं हैं उनको जोड़ने के लिए उनके मध्य में एक फिलर मटेरियल अर्थात जोड़न पदार्थ रखा जाता है। उस जोड़न पदार्थ को इस प्रेरण तापन की सहायता से जब पिघलाया जाता है और फिर उस ठंडा किया जाता है तब वो पदार्थ जुड़ जाते हैं। उसमें भी इंडक्शन हीटिंग को यूज़ किया जाता है। प्रेरण तापन के बाद नेक्स्ट टाइप जो है वह होता है परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग एक कैपेसिटर के प्रिंसिपल पे या सिद्धांत पर निर्भर करती है। जैसा कि हमें पता है कैपेसिटर एक दो प्लेटों के मध्य डाइलेक्ट्रिक का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसका सिद्धांत रहता है कि जो धारा होती है कैपेसिटर में वह लीड करती है वोल्टेज को बाय 90 डिग्रीज़, लेकिन कोई भी कैपेसिटर आइडियल कैपेसिटर नहीं होता है। इसीलिए धारा का कुछ भाग ऐसा रहता है जो वोल्टेज के साथ फेज़ में ही रहता है। उसके कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे पदार्थों को जब हीट किया जाता है उसे कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। जो पावर होता है वह होता है VI cos अल्फ़ा, जो पावर फैक्टर होता है वह होता है cos अल्फ़ा। कैपेसिटर के लिए
जो सूत्र यूज़ किया जाता है वह होता है K/A/D, जहाँ पर A है एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, D है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेटों के मध्य की दूरी, और K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो भी पदार्थ एज डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के मध्य में भरा जाता है उसके अनुसार K की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, अर्थात एप्सिलॉन नॉट जो भी परमिटिविटी है एयर की, और एप्सिलॉन आर जो भी परमिटिविटी है उस मटेरियल की जो एज डाइलेक्ट्रिक भरा गया है उस पर निर्भर करती है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की मुख्य एप्लीकेशंस हैं कि यह प्री हीटिंग ऑफ प्लास्टिक में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही वुड ग्लिंग जो भी लकड़ी के पदार्थ होते हैं उनको चिपकाना इसके द्वारा सरल होता है। अगर इस प्रकार के तापन को यूज़ नहीं करते और जो ओरिजिनल एडहेसिव वाली टेक्निक है वह यूज़ करते हैं तो कई घंटों लग जाते हैं, जबकि इस प्रकार के तापन से जो लकड़ियां हैं उनको ईजिली हीट किया जा सकता है और चिपकाया जा सकता है। ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग में भी जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है उसको यूज़ किया जाता है। कुछ फॉइल पेपर्स का जो कुछ फॉइल पेपर्स के लिए जब ग्लूइंग की जाती है उस समय इस प्रकार के तापन को यूज़ किया जाता है। परावैद्युत तापन या डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के बाद आता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, प्रतिरोध वेल्डिंग। प्रतिरोध वेल्डिंग का सिद्धांत होता है कि जो उच्च मान का AC या DC है उसको इलेक्ट्रोड के थ्रू पास किया जाता है और उस इलेक्ट्रोड के मध्य जो मेटल के पीसेज हैं उनको रखा जाता है। इस धारा के पास होने से जो भी मेटल की शीट्स रखी हुई होती हैं इलेक्ट्रोड के मध्य, उनका जितना भाग उसके कांटेक्ट में होता है वह पिघलता है और ठंडा होने के पश्चात जुड़ जाता है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में यूज़ होती है मेटल शीट 1, मेटल शीट 2, ऐसे इलेक्ट्रोड 1, इलेक्ट्रोड 2 उनको क्लैंप किया जाता है और उसके पश्चात इलेक्ट्रोड से जो धारा प्रवाहित होती है उससे मेटल शीट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है और इसके लिए आवश्यकता होती है एक हाई करंट। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे स्पॉट वेल्डिंग, इसमें 2 पॉइंटेड इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं। प्रोजेक्शन वेल्डिंग जिसमें सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स अर्थात बेलनाकार इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं। ऐसी बट वेल्डिंग में जो टर्मिनल या सिरे होते हैं इलेक्ट्रोड्स के उन पर जो मेटल का सिरा होता है उन पर इलेक्ट्रोड्स अप्लाई किए जाते हैं। ऐसी सीम वेल्डिंग जिसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वह व्हील प्रकार के अर्थात सर्कुलर प्रकार के होते हैं। ऐसी पल्सेशन वेल्डिंग, इसमें जो वेल्डिंग का करंट होता है वह पल्सेटिंग होता है अर्थात कुछ टाइम ऑन रहता है और कुछ टाइम ऑफ रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वह कंपोनेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं वेल्डिंग के लिए। तो लाइन कॉन्टैक्टर जिससे कि जो धारा है वह कितने समय के लिए पास होगी और नहीं होगी उसके लिए एक स्विच, तो कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं। ऐसे हीट का या ऊष्मा के नियंत्रण के लिए एक हीट कंट्रोल, वेल्डिंग का टाइमर सर्किट जिसके द्वारा जो वेल्डिंग धारा कितने समय तक पास होगी, और ऐसे सीक्वेंस टाइमर एक प्रकार का सीक्वेंशियल टाइमिंग सर्किट होता है जो निर्धारित करता है सबसे पहले वेल्डिंग के टाइम को कि कितनी देर तक वेल्डिंग की जाएगी। ऐसे ही इलेक्ट्रोड के सिग्नल को कि इलेक्ट्रोड को जो सिग्नल है वह कितने टाइम तक के लिए दिया जाएगा। उसके बाद वेल्डिंग करंट को स्टॉप करने के लिए या उसको ज़ीरो करने के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रोड सेपरेशन सिग्नल कि जो इलेक्ट्रोड से उनको हटाने के लिए अर्थात जो क्लैंप की भी इलेक्ट्रोड से उनको सेपरेट करने के लिए जो सिग्नल दिया जा रहा है। और ऐसे ही सीक्वेंशियल सर्किट यूज़ होता है ऑन ऑफ और रीसेट ऑफ टाइमर में कि कितने टाइम तक के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया होगी, कितने टाइम बाद रीसेट होगी और कितने टाइम तक ऑफ रहेगी।